मौलाना फजल रहमान पर सारी नजरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर की नजरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हैं कि कब एहतजाज होगा, जो वो एक अपना बयानिया लेकर चलते हैं, कब उस पर दोबारा कोई हिकमत अमली आएगी, इमरान खान कब कहेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरें मौलाना फजल रहमान पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि मौलाना फजल रहमान कब, कैसे, क्यों और किसके कहने पर मानेंगे, और क्या मान भी जाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारी इस वक्त की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्हें अपनी अहमियत का एहसास है, उन्हें अपनी स्ट्रीट पावर का भी एहसास है, उन्हें अपनी असम्बली और सेनेट में जो उनकी सीटें हैं उसका भी एहसास है। उनके अंदर वो जहांदीदगी है, जो समझती है, जो जानती है कि जी किस वक्त कौन सा जो है वो काम करना है। मौलाना साहब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो नई शुरू हुई है, मौलाना साहब ये जो नए इत्तेहाद की बात है, हमारे तज्जिए के मुताबिक मौलाना साहब नहीं मानेंगे। पहली बात, चार्टर की बजाय अगर आप तारीख देखें तो मौलाना साहब बार्टर पे बिलीव करते हैं। चार्टर की बजाय बार्टर पे बिलीव करते हैं कि हमें इसमें से मिलेगा क्या। और हमारी सियासत भी यही है, पूरी तारीख गवाह है कि आपने जिस तरह भी कहा कि पीपल्स पार्टी और अगर मुस्लिम लीग नून यकजान दो कालिब हो सकते हैं तो फिर सियासत में क्या नहीं हो सकता। तो सियासत में देखा यह जाएगा कि मौलाना साहब को आप ऑफर क्या कर रहे हैं। जो ही इस इत्तेहाद की बात जो है उसकी रेवरबरेशन हवा में आती हैं, साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनके घर जाते हैं और उनसे मिलते हैं, और फिर वो जफ्फियाँ वगैरह और वो खुशगप्पियाँ वगैरह जो है शुरू होती हैं, और एक इमेज डेवलप होता है कि जहाँ तक हुकूमत की बात है उन्होंने दी गल हो गई है। देखिए, मौलाना साहब को मरकज़ की सियासत से ज़्यादा केपी की सियासत पे उनका ज़्यादा फोकस है, डेरा इस्माइल खान वगैरह, पेशावर वगैरह। और उसमें ये देख लीजिएगा कि केपी में हुकूमत है आपकी पीटीआई की। पीटीआई मौलाना साहब को केपी में क्या दे सकती है, और उसके बाद ये है कि जो इस वक्त वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं उनका कितना राब्ता है मौलाना साहब के साथ, और वो कितना मौलाना साहब के करीब हैं या करीब आ सकते हैं। जुनैद अकबर साहब ने एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हमें मौलाना साहब की पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मौलाना साहब को और उनकी पार्टी को हमसे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ात एक तो समझ में तो आते हैं कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि दूर कैसे करेंगे। और ख़ास तौर पे केपी में जो सूरत हाल है सियासत की, मुआशरत की, हिसाब किताब जो केपी के हैं, उसमें किस तरह से मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, कुछ इसकी समझ नहीं आ रही। मैं नजर साकिब साहब, मुझे इसमें यह लगता है कि आप बता दीजिएगा, आपको लगता है कि यह बात ठीक हो सकती है? नहीं, सेनेट में गुंजाइश है, अभी केपी बाकी है सेनेट में आने के लिए, क्या वहां पर कंपनसेट हो सकते हैं मौलाना साहब? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पता नहीं कब होंगे वो सेनेट के इलेक्शंस, पता नहीं रिजर्व सीटें कब मिलेंगी। साल तो गुजर गया, फरवरी से फरवरी बल्कि साल के ऊपर हो गया, अभी तक कुछ समझ नहीं है। आपकी असेंबली में सीटें पूरी नहीं हैं, आपकी पार्लियामेंट की तादाद पूरी नहीं है, उसमें ये सारा कुछ हो रहा है। और जहां पे फोकस होना चाहिए कि जिन इलेक्शंस की वजह से ये सारी खखेड़ शुरू होती है, उन इलेक्शंस को दोबारा कराने के लिए मुझे नहीं नजर आ रहा कि किसी किस्म की भी कोई किसी के कानों पे जू रेंग रही है। और उसमें इस वक्त जो है वो सिर्फ यह है कि ये हुकूमत गिराई जाए, हुकूमत को गिराना है और उसके लिए इकट्ठे हो जाएं, मुझे नजर नहीं आ रहा। और उसमें इस वक्त की आखिरी बात करूंगा कि अभी हम थोड़े दिनों बाद देखेंगे, मौलाना साहब को वापस आने देना। उनके घर में जो तांता बंधा था लोगों का, हर तरफ से लोग आ रहे थे और उनसे उनके घर में मुलाकात हो रही थी, बिलावल जरदारी साहब वगैरह वगैरह, ये तांता दोबारा से बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन बॉटम लाइन वही है, मौलाना साहब अंडर द सर्कमस्टांसेस इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और इस किस्म के इत्तेहाद में आने के लिए नहीं मानेंगे। हो सकती है जो डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, ईरान के साथ मुआहिदा नहीं होता निकले तो। इस समथिंग का ईरान को बहुत पहले से पता है। ये जो समथिंग की आप बात कर रहे हैं ना कि वील हैव टू डू समथिंग, उसका मतलब ये है कि फिर हम ताकत इस्तेमाल करेंगे। और वो तो हमने पिछले दिनों देखा नहीं, इजराइल से और यानी ईरान से जो है वो ऐसे लग रहा था जिस तरह के मिसाइलों की कोई पतंगबाजी हो रही है। 80 से ज्यादा मिसाइल जो हैं वो हमने देखा कि ईरान से वहां जाते हुए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो मिसाइल गिरते हैं और किसी ऐसी जगह पे गिरते हैं जहां पे कि कोई बंदा ना बशर ना यानी बंदे की जात थी, क्योंकि किसी किस्म की कैजुअलिटी जो है वो सामने नहीं आई। इसका मतलब यह है कि डिप्लोमेसी ने अब अपने रंग बदल लिए हैं। अब सिफारतकारी जो है वो मिसाइलों के जरिए होती है। पहले किसी जमाने में डिप्लोमेट्स मिलते थे, सियासतदान आपस में मिलते थे, बातचीत होती थी कि जी ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। आजकल मिसाइल फेंक के बताया जाता है कि देखें जी हमारे में इतनी ताकत है और अगर आपने फलां फलां एक्शन लिया तो हम ये करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए देख लेते हैं कि ये जो खत लिखा है सुप्रीम लीडर को डोनाल्ड ट्रंप ने,
और उसके बाद इतनी जल्दी से उधर से इनकार हुआ है, इसके पीछे राज क्या है? 2015 में ये एक प्लान बनता है, एक्शन प्लान, इसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके, और इसके साथ यूरोपियन यूनियन 5+1, इन्होंने यानी ये किया, प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि ईरान का जो है ना आपका ये जो आपका एटॉमिक प्रोग्राम है उसमें ये चीजें होंगी और पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा, और ईरान मानता है। बात शुरू होती है, 1-2 साल में वाशिंगटन को एहसास होता है कि ईरान वो नहीं कर रहा जो कि उसने माना था, और ईरान जो है वो किसी और तरफ जा रहा है। 2018 में यही डोनाल्ड ट्रंप थे यानी सदर थे जब उन्होंने ये कहा कि हम इस मुआहदे को खत्म कर रहे हैं। उसके बाद जो बाइडेन साहब आते हैं और बातें चीतें होती रहती हैं, रुकावटें आती हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते हैं, ईरान अपनी उस पर डटा रहता है कि हमारी यानी एग्जिस्टेंस के लिए, सस्टेनेंस के लिए, हमारी जो है वो सलामती के लिए बड़ा जरूरी है कि हम इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएं, लेकिन उधर से तहफ्फुज़ात है और खासतौर पर उनके पीछे इजराइल। अब मसला इस एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करने का है, इसको दोबारा से देखते हैं, और यही बात जो है उन्होंने उस खत में की जिसपे ऐसे 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 करके जवाब आया, हम नहीं मानते। क्यों ईरान ने अचानक ये किया यानी फैसला किया? जरा देर नहीं लगाई। उसकी वजह यह है कि उनको फौरी तौर पे नजर आया कि दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को इजराइल को ये हुक्म दे दिया जाएगा कि देखें जी इसने ये फलां फलां किया है, मान गए थे, नहीं माने, बात करके मुकर गए हैं, तो जो आपकी ऑयल की तनसीबात हैं, जो आपके एटॉमिक हिसाब किताब के जो साइट्स हैं, उन पे हमला कर दें। और क्यों नहीं हो सकता हमला? इसलिए कि अभी हमने देखा मिसाइल आते जाते। तो उनको फौरी तौर पे नजर आया कि वो हमास से, हिजबुल्लाह से, यमन में क्या हो रहा है, बैरूत में क्या हो रहा है, वो सब जानते हैं। अचानक ये क्या हुआ? तो उनको दाल में काला नहीं, उनको पूरी दाल ही काली नजर आई, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब इस वक्त की आखिरी बात, अमेरिका भी यही चाहता है कि इसको रीनेगोशिएट किया जाए, और ईरान भी यही चाहता है। फर्क सिर्फ यह है कि तरीका कार मुख्तलिफ है। जुजियात में आके जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ईरान जो चाहता है वो अमेरिका नहीं चाहता, और जो अमेरिका चाहता है यानी इजराइल जो चाहता है, जो वेस्ट चाहता है, वो ईरान नहीं चाहता। अब होगा क्या? चाइना फैक्टर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना को पता है कि ईरान अब फिनिशिंग, जहां तक एटॉमिक प्रोग्राम का, एज फार एज द एटॉमिक प्रोग्राम ऑफ ईरान इज कंसर्न्ड, उनको पता है कि ये फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब करीब है, और उसमें अगर कुछ चेंजेस वेंजेस आते हैं तो उसकी रेमिफिकेशंस, उसका हिसाब किताब रीजन पे और दुनिया पे क्या पड़ेगा, वो चुपके से देख रहे हैं कि ईरान क्या कर रहा है। इसी तरह रूस भी देख रहा है चुपके से। अमेरिका को मुसीबत पड़ी थी, ये एक पॉपुलर मूव थी कि मैंने तो खत लिख दिया, मैंने तो बात भी की, लेकिन वो नहीं माने। और अब आइंदा आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इस खत के इनकार में, रीनेगोशिएट ना करने पे अमेरिका क्या स्टांस लेता है। और मुझे कुछ इसमें ईरान की जो बेहतरी है ना, वो नजर नहीं